हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद अच्छे से ले रहे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कर रहे हैं। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज जो है हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चरों में हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके समीकरण क्या होते हैं और उसको किस रूप से व्यक्त करते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, हमने वो सब जाना। ठीक है, तो आज है हमारा तीसरा लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे कि पहले तो वो समझेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित हम कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका आसान तरीका समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पहली 2 क्लास पे बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो उनको फिनिश करेंगे। यानी कि आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे रहेगी। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं उसके आसान स्टेप समझेंगे। तो ये जो हमारे सामने रिएक्शन लिखी हुई है Mg प्लस मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये हमारी क्रियाकलाप 1.1 की रिएक्शन थी। तो इसको बैलेंस करने के आसान स्टेप हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक साइड लेफ्ट साइड में जितने भी अभिकारक में जितने भी तत्व हैं इनको लिख लेना है। ठीक है, तो मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन और राइट हैंड पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या करना है कि अभिकारक यानी लेफ्ट हैंड पे तत्वों की संख्या लिख लेनी है। इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 1, तो इसके आगे 1 लिख लेंगे। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, तो इधर हम 2 लिख लेंगे। अब राइट हैंड यानी कि प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1, तो 1 लिख लेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो अब दोनों साइड देखो, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस है तो नहीं है। यानी यहाँ पे अभिकारक में जो ऑक्सीजन की संख्या है वो 2 है और प्रोडक्ट उत्पाद में जो ऑक्सीजन की संख्या है वो 1 है। यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। हमने जिस ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई किया है उसके पूरे यौगिक को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हम फर्दर देखते हैं कि इधर कितने तत्व बचे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 2, मैग्नीशियम कितने हो गए, 2। ठीक है, तो फिर इससे मैच करते हैं। ऑक्सीजन 2, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर कितने हैं, 2 हैं। यानी कि अब मैग्नीशियम असंतुलित हो गया। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई और इधर मैग्नीशियम 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि अभिकारक में मैग्नीशियम में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 2 मिल जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2, यहाँ पे कितनी, 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम 2 और मैग्नीशियम इधर भी 2, यानी कि अब जो हमको रिएक्शन मिल गई ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हमने पोटेशियम आयोडाइड से किया तो हमको लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट मिला। ये रिएक्शन जो थी वो क्रियाकलाप 1.2 की थी। यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन ली गई वो आपके सिलेबस से ही ली गई हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो क्या करना है कि इधर देखते हैं यौगिक कितने हैं, 1, 2, 3, 4 यौगिक हैं, यानी कि 4 अलग अलग समीकरण हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने तत्व हैं, देखो, 1 है लेड, 1 है नाइट्रोजन, 1 है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन,
लेड कितने यानी पीबी की संख्या कितनी है, 1, ठीक है। नाइट्रोजन की संख्या देखो, ब्रैकेट के अंदर नाइट्रोजन 1 है लेकिन बाहर होल ट्वाइस लगा है, यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई हम 1 नाइट्रोजन में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब ऑक्सीजन देखो, ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन 3 है, बाहर होल ट्वाइस लगा है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसको हम ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। अब दूसरे यौगिक पे चलते, क्या है, पोटेशियम और आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम कितना है, 1 है और आयोडाइड भी इधर 1 है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने उत्पाद की तरफ। उत्पाद में 2 यौगिक हैं, इसमें लेड की संख्या कितनी है, 1, ठीक है। आयोडीन की कितनी है, 2। ऐसे इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब जो चौथा हमारा यौगिक है, इसमें देखते हैं, 1 है पोटेशियम, 1 है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो एक और ऐसे समीकरण बना लेते हैं, क्या लिखते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पोटेशियम कितनी है, 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ठीक है। एक काम कर, अब हम क्या करते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, हमारे अभिकारक में जितने तत्व थे, जितने यौगिक थे उनके तत्व इधर उत्पाद के लिखे। अब हम देखते हैं कि बैलेंस करना है, ठीक है। इधर देखो लेड कितने हैं, 1, इधर लेड 1, यानी कि लेड बैलेंस है। नाइट्रोजन इधर 2 हैं, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कौन सा तत्व था, यौगिक, ये वाला, यानी कि इस पूरे यौगिक में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाले यौगिक में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, पोटेशियम कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ठीक है। अब फिर से मैच करते हैं, लेड 1, पीबी की संख्या दोनों साइड 1 ही है, नाइट्रोजन इधर 2, इधर भी नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन इधर कितने, 6, इधर कितने, 6, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हम चलते हैं पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम देखो इधर 1 है, इधर कितने हैं, 2, तो हम क्या करेंगे, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो पोटेशियम की संख्या हो जाएगी 2 और आयोडीन की संख्या हो जाएगी 2, यानी कि के आई वाले तत्व में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब फिर से मैच करते हैं, इधर देखो पोटेशियम 2 बैलेंस है, आयोडीन 2 बैलेंस है, ठीक है। लेड 1 बैलेंस है, नाइट्रोजन की संख्या 2 यानी कि ये भी बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 6, यानी कि अब पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देख लेते हैं, देखो इधर लेड की संख्या, पीबी की संख्या 1 है इधर, यानी कि पीबी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इधर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 2, यानी कि नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर 3 है, बाहर 2 लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 6। अब यहाँ पे 2 की गुणा हम ऑक्सीजन कितने 3 है, तो ऑक्सीजन 6, यानी कि बैलेंस हो गया, ठीक है। अब 2 की गुणा हम इससे 1 पोटेशियम से करेंगे तो हमको कितने पोटेशियम मिलेंगे, 2, तो पोटेशियम यहाँ पे 2 है, पोटेशियम बैलेंस्ड। आयोडीन इधर कितने, 2 और इधर भी 2 लगा हुआ है, यानी कि ये रिएक्शन अब हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये रही हमारी तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, आयरन की रिएक्शन जब जल से कराएंगे तो हमको फेरोस्फेरिक ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन। अब वही फिर से करना है कि आयरन कितने, 1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
ठीक है। देखो इधर ये सिंगल तत्व है तो इसकी एक सिंगल सारणी बनेगी, ये एक यौगिक है तो इसका एक अलग सारणी बना लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन इधर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं उत्पाद में। कितने तत्व हैं? 2 तत्व, 2 हैं और तत्वों की टोटल संख्या 7 है, 4 3। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनेगी। आयरन कितने हैं? 3, ऑक्सीजन 4। ठीक, ऐसे हमने बना लिए। अब हाइड्रोजन एक सिंगल तत्व, कितने? 2। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो आयरन इधर कितना? 1, इधर 3, 3 आयरन है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 3 आयरन मिल जाएंगे। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। आयरन बैलेंस्ड हो गए, इधर 3 इधर 3। ऑक्सीजन देखते हैं। अब ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर कितने? 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन हमको मिल जाएंगे 8, ऑक्सीजन मिल जाएगा 4। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब फिर से हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितने हैं? 8। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 8 मिल जाएगी। अब जिस तत्व में जिस यौगिक या तत्व में जितने का मल्टीप्लाई किया है, अब वो हम समीकरण में लिख लेते हैं। तो आयरन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आयरन के आगे सामने हम 3 लिख लेंगे। अब H2O इस यौगिक में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक है, Fe3O4 में हमने किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, हाइड्रोजन में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे? 4। यानी कि अब जो रिएक्शन हमको मिल गई वो बैलेंस्ड रिएक्शन है। एक बार मैच कर लेते हैं। देखो आयरन यहाँ पे कितने? 3, इधर भी 3, आयरन बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन 4 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे 8 मिलेगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में किया 8 मिला, यानी कि हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, 4 लगाया आगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। यानी कि जब अब जो हमको समीकरण प्राप्त हुई वो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, कितने यौगिक हैं? देखो 1 2 3 4, 4 यौगिक हैं। चारों की एक अलग अलग कॉलम बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कितने तत्व हैं। देखो एक सोडियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 तत्व हैं तो तीनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब संख्या कितनी है? ठीक है, यहाँ पे सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, तो हम लिख लेंगे 1 1 1। ठीक है, इसको ऐसे हम बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, H2SO4 वाला कॉलम उठाएंगे। इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन, यानी कि 3 तत्व हैं, तो हम वही फिर से लिख लेंगे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सल्फर कितने हैं? 1, ऑक्सीजन की संख्या 4। ठीक है, ऐसे बंद कर लें। फिर हमको चलना है उत्पाद में। उत्पाद में इसमें क्या क्या है? सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। सोडियम 2 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ठीक है, ऐसे बंद कर लेना है। फिर जल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले सोडियम, देखो इधर सोडियम की संख्या 1, इधर सोडियम कितने? 2। तो अब हम क्या करेंगे, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, सोडियम देखो बैलेंस हो गया। इधर हो गया 2 सोडियम, ऑक्सीजन हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन इधर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले जो असंतुलित है उसको संतुलित करेंगे। ठीक है,
ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम क्या है, अब हम देखते हैं, हाँ हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, टोटल 4, इधर देखो टोटल 4 ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, टोटल 4। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ये 4, 2 4 हो जाएंगे 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 2, टोटल हो जाएंगे 6, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सल्फर पर। सल्फर देखो यहाँ पे 1 और इधर भी 1, यानी कि सल्फर भी हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। सोडियम यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी कि सोडियम भी अब हमारा हो गया बैलेंस। तो अब हमने जिस यौगिक के सामने या आगे जिस संख्या का मल्टीप्लाई किया है वो हम समीकरण में लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सही कर लेते हैं थोड़ा। आई होप आप लोगों को ये मेथड इजी लगा होगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि स्टेप वाइज लिखना है तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम में जल्दी करना है आपको तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, इसमें इस वाले यौगिक में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, H2O में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है। इधर देखो सोडियम की संख्या कितनी है, 2 सोडियम, इधर भी सोडियम 2, ठीक है। अब चलते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन 2 + 4, 6 ऑक्सीजन, इधर भी 4 + 2, 6 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 2 + 2, 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 × 2, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। सल्फर, इधर यहाँ पे 1 सल्फर, यहाँ पे भी 1 सल्फर, यानी कि सल्फर भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये था आसान तरीका किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं किस समीकरण को संतुलित करने का, तो आई होप वो आप लोग अपने मन से कर लेंगे, ठीक है। अब हम फर्दर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमारे चैप्टर का नाम ही है, क्या है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब है और इसका एक उदाहरण दीजिए। अब मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है और उसका उदाहरण, उसका रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमने 3 क्रियाकलाप भी किए थे। तो डेफिनेशन तो मैं नहीं लिखाने वाला हूँ, आपको ओरल बता देता हूँ। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप पहला लेक्चर देखिए, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या था, मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी 2 पदार्थों को मिलाने पर, यानी कि किन्हीं भी 2 पदार्थों को मिलाने पर अगर हमको तीसरा नया पदार्थ प्राप्त होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये आपको बताया था। और मैंने क्या बताया था कि इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के जो पुराने आबंध होते हैं, पुराने रासायनिक आबंध टूटकर नए रासायनिक आबंध बनते हैं, ठीक है। ये बताया था एक स्टेप। तो आपको अगर अच्छे से समझना है तो पहले लेक्चर में जाइए और इसका एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो हमारी क्रियाकलाप 1 था, क्रियाकलाप 1 वही वाला लिख लेते हैं। मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से की थी तो हमको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैग्नीशियम इधर 2, इधर भी 2 हो गया, ठीक है। अब
हम समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। H2O, H2 गैस है, O2 भी गैस है, जल जो हमको मिल गया ये लिक्विड हो गया। अब हम समझते हैं उस वाली लाइन को जो मैंने आपको बोला था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के पुराने आबंध टूट करके उत्पादों में नए रासायनिक आबंध बनते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच होता है डबल बॉन्ड। अब जो हमको जल मिला, जल में देखते हैं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा होता है। यानी कि यहाँ पे जो आबंधों की संरचना थी इस प्रकार थी। जब इन दोनों आपस में मिले, अभिक्रिया हुई, उसके बाद जो हमको यौगिक मिला जल, उसमें आबंधों की संरचना ऐसी है, ठीक है। तो यही हम बोल सकते हैं कि अभिकारकों में उपस्थित पुराने रासायनिक आबंध टूटकर उत्पादों में एक नए रासायनिक आबंध बनते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या होते हैं दूसरे लेक्चर में, ठीक है। तो जो हमने तीनों क्रियाकलाप किए थे, तीनों क्रियाकलापों को करने के दौरान हमने कुछ घटनाएं देखी थी जो जब हम क्रियाकलाप कर रहे थे। उसमें सबसे पहला क्या था, जब हमने क्रियाकलाप 1 किया था उसमें क्या था, अवक्षेप मिल रहा था हमको। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण हो गया अवक्षेप का बनना, ठीक है। और जो दूसरा, जब हमने क्रियाकलाप 1.2 किया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हमने लेड नाइट्रेट से की थी। तो हमको लेड आयोडाइड मिला था, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिला था। पीला अवक्षेप यानी कि रंग में परिवर्तन हो गया। तो दूसरा जो अभिलक्षण है वो हम बोल सकते हैं कि रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना। ये हमने क्रियाकलाप 2 से समझा था, क्रियाकलाप 1.2 की उसमें रंग में परिवर्तन हो गया था। अब तीसरा जो होता है, तीसरा हम ले लेते हैं क्रियाकलाप 1.3 में हमने देखा था कि जब हम दानेदार जस्ता जिसको जिंक बोलते हैं उसकी रिएक्शन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु HCl अम्ल कोई भी अम्ल ले सकते हैं, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, है ना। तो हम तीसरा अभिक्रिया का अभिलक्षण लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने से अभिलक्षित होती है। तो तीसरा अभिलक्षण हो गया हमारा गैस का निकलना, ठीक है। अब इसी क्रियाकलाप में हमने एक चीज और देखी थी, क्या देखी थी कि इसी रिएक्शन में ऊष्मा भी निकल रही थी। जब जिंक की रिएक्शन H2SO4 से हम बंद बीकर में कर रहे थे तो उसको स्पर्श करने पर हमको बीकर हल्का गर्म महसूस हो रहा था, यानी कि उसमें से ऊष्मा भी निकल रही थी। तो चौथा जो अभिक्रिया का अभिलक्षण हो सकता है वो होगा ताप का परिवर्तन होना, यानी कि ताप में बदलाव भी हो रहा था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होना, ताप का नहीं ताप में परिवर्तन होना, ठीक है। और जो पांचवा और आखिरी अभिलक्षण होता है वो क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होना। अवस्था में परिवर्तन होना, इसको समझने के लिए सबसे इजी एग्जांपल हम लेते हैं डेली लाइफ वाला अपना H2O2 से हम क्या बनाते हैं H2O, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है। जब हमको जल मिलता है उसकी अवस्था क्या होती है, लिक्विड, यानी कि अवस्था परिवर्तित हो गई। ये हो गए हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 अभिलक्षण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि गैस के निकलने से अभिलक्षित रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। फास्ट में गड़बड़ हो गया, दी
जी है। अब हम फिर से चलते हैं अपने जो दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा, पहले लेक्चर में जो हमने तीनों क्रियाकलाप समझे थे, उसी क्रियाकलाप पे बेस्ड ये एग्जाम्पल है। मैंने आप लोगों से बताया था कि पहले ही दोनों लेक्चर रिवाइज करके बैठने हैं, यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो हमने पहले दोनों लेक्चर में जो जितनी भी थ्योरी और जितने भी एग्जाम्पल किए थे उनका पूरा रिवीजन होने वाला है, एक एक लाइन का। तो क्या बोल रहे हैं कि गैस के निकलने से अभिलक्षित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। अब हमने ये क्रियाकलाप 1.3 में समझा था, क्या उसमें हमने लिया था जिंक। जिंक की रिएक्शन हम HCl से लेते हैं। HCl कैसा है? तनु। तनु का मतलब बताया था आपको कि इसमें पानी मिला हुआ है, तो लिख देते हैं इसको, पानी मिला हुआ। ठीक है, जब इससे हमने रिएक्शन की तो हमको क्या मिला था? जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकली थी प्लस ऊष्मा निकली थी। ठीक है, तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि गैस के निकलने से अभिलक्षित किसी भी रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल दो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है रंग में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित एक रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल दीजिए। अब हम फिर से चलते हैं क्रियाकलाप 1.2 में। 1.2 में हमने क्या किया था? पोटेशियम आयोडाइड, अब तक तो आपको रट भी गए होंगे इक्वेशन की रिएक्शन हमने लेड नाइट्रेट PbNO3 से किया था। तो हमको ये दोनों क्या थे? रंगहीन थे, यानी कलरलेस, इनका कोई कलर ही नहीं था, रंगहीन, दोनों रंगहीन थे। तो हमको क्या मिला था? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 और उसके साथ हमको मिला था पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, और लेड आयोडाइड का हमको एक पीला अवक्षेप मिला था, यानी कि यहाँ पे दोनों रंगहीन थे और जब इनको हमने आपस में मिलाया तो हमको उसका विलयन का जो रंग था वो बदल गया था। कैसा मिला था? पीला मिला था, पीला अवक्षेप। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछता है कि रंग में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए, तो आप अपना क्रियाकलाप 1.2 की रिएक्शन लिख सकते हैं। इसीलिए हमने तीनों क्रियाकलाप समझे थे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं उसके। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवक्षेप के बनने से, अभी जो हमने प्रीवियस रिएक्शन की थी इसी को इसमें लिखना है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 1.2 से तो हम लोग इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ओके, ठीक है, देखो अवक्षेप यानी कि जो हमको ये लेड आयोडाइड का विलयन मिला था ये अवक्षेप ही था, पीला अवक्षेप। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ऐसा ये क्वेश्चन आराम से लिख दीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर से क्रियाकलाप 1.3, इसीलिए आपको दोनों जो लेक्चर हैं पहले दूसरे वो रिवाइज पूरी तरीके से करके बैठने हैं, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरीके से पहले दोनों लेक्चर का टोटल समरी है। ऐसा बोल सकते हो आप कि एक एक लाइन जो मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में आपको बताई थी उसका रिवीजन होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को जिंक के दानों पर Zn पे डाला जाता है, इसके दो अभिलक्षणों को व्यक्त कीजिए। अब क्रियाकलाप 1.3 में क्या क्या हुआ था? गैस निकली थी और उसमें ऊष्मा निकली थी, तो हमको वो रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन क्या था? H2SO4 कैसा है? तनु है। फिर रिएक्शन हमने जिंक से कराई, जब हमने जिंक से कराई तो हमको क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा। अब रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से अभिलक्षण इसमें आपको देखने को मिल रहा है?
पहला अभिलक्षण है कि इसमें गैस का निकलना हुआ, दूसरा अभिलक्षण है कि इसके तापमान में परिवर्तन हो गया, यानी कि तापमान हमको बढ़ा हुआ महसूस हुआ। तो पहला ऐसा लिख सकते हैं कि दो अभिलक्षण, पहला अभिलक्षण गैस का निकलना, गैस का निकलना, और जो दूसरा अभिलक्षण है, दूसरा अभिलक्षण क्या है कि तापमान में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये भी मैंने आपको पहले लेक्चर में इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। आपको अगर अच्छे से समझना है तो लेक्चर 1 को जरूर देखिएगा। तो ये हमने क्रियाकलाप 1.1 में ही समझा था, क्या कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम जो रिबन होती है, मैग्नीशियम धातु है, जब ये वायु मतलब खुले में रखी रहती है, खुले में रखी रहने का मतलब है कि जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, अब धातु है ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी या नमी वाले स्थान पर रखी होगी तो रिएक्शन तो करेगी। तो मैग्नीशियम की जो धातु होती है उस जब बहुत दिनों तक नमी वाले स्थान पर रखी रहती है तो उसके ऊपर जो है कार्बोनेट या ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो उस परत को हटाने के लिए ही हम उसको रेगमाल से साफ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि जब हम मैग्नीशियम को वायु में जलाने जाएंगे तो वो आसानी से जल सके, यानी कि कार्बोनेट और ऑक्साइड की परत को हटा देते हैं तो वो आसानी से जल सकती है, इसलिए हम मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले साफ करते हैं। ठीक है, आई होप ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर जो भी बच्चा डायरेक्ट तीसरे लेक्चर पे आया है और पहला और दूसरा लेक्चर उसने नहीं देखा है तो आप दोनों से गुजारिश है कि आप पहले दोनों लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर था वो पहले दोनों लेक्चर पे टोटली बेस्ड था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो टाटा बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके।